वाह, क्या आईपीओ है। आज वाह के आईपीओ में हम बातचीत करने वाले हैं एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस की मैनेजमेंट के साथ। इस कंपनी का आईपीओ आज से खुला है और दोनों ही मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जरा पहले कुछ आईपीओ की डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। आईपीओ आज से लेके 26 जून तक खुलेगा और आईपीओ का प्राइस बैंड 380 से लेकर 400 रुपये पर शेयर के आसपास है। 852 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू करीब करीब 400 करोड़ रुपए है और 452 करोड़ रुपए के आसपास का एक ओएफएस है। रफली लिस्टिंग की बातचीत 1 जुलाई के अराउंड होनी चाहिए। एंकर इन्वेस्टर के जरिए 255 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑलरेडी जुटा दिया और मार्की नेम्स है उसमें सारे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, बंधन मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, कोटक लाइफ है। ऑल मार्की नेम्स आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। ज़्यादातर सभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो राय है वो सब्सक्राइब की है, जिसमें केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ है, कैपिटल मार्केट है, एसबीआई कैप है, एक्सिस है। इन्होंने रेटिंग नहीं दी, लेकिन बाकी सारे ब्रोकर्स की तरफ से मेजरली सब्सक्राइब की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद है, जिसमें पद्म कुमार अग्रवाल सर जो ही कंपनी के सीएमडी हैं और वरुण अग्रवाल सर जो ही कंपनी के ज्वाइंट एमडी हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, आप दोनों को ही नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है। तो पद्म सर, पहले सवाल आपसे होगा, मतलब मेरी खुद की सीमित जानकारी के लिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कंपनी का नाम जो है वो है एलन बेरी। ये नाम आपने कहां से आइडेंटिफाई किया? हमारे परिवार में एक चाय बागान था, उसका नाम एलनबरी टी एस्टेट था। Okay. तो ये 1965 में परिवार ने एक उसके इंग्लिश ओनर से खरीदा था। Okay. तो फिर उसके बाद जब इस एलनबरी गैसेस की स्थापना हुई तो फैमिली ने यही नाम उचित समझा। अच्छा, तो सर दूसरा सवाल जो मैं पढ़ रहा था कि आप लोग 50 ईयर्स से ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, कामकाज कर रही है, और पद्म सर आप शुरू से ही इस कंपनी के साथ लगातार बने रहे हैं, आपने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो उस सेक्टर में जहां पर फॉरेन प्लेयर्स डोमिनेट करते थे, आपने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया। कितना ट्रबलसम रहा, कैसे आपने ये जर्नी पूरी करी, कैसे आप यहां तक पहुंचे इस तरह की सिचुएशन में? मैं इसमें 1982 के आसपास आया था। इसके पहले मेरे पिताजी श्री शांति प्रसाद जी अग्रवाल, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। बाद में वरुण भी आया था। मुश्किलें थी पर काफ़ी लगन और मेहनत थी और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के प्रति रिस्पेक्ट था। हम लोग हमेशा अप टू डेट रहना चाहते थे टेक्नोलॉजी के तरफ, और उससे जो हमने रिलायबल प्लांट्स सेटअप किए। और हमारे सक्सेस का एक कारण ये भी है कि हमारा एक बहुत स्ट्रांग कस्टमर कनेक्ट था। ये शुरू से ही एक चेष्टा रही है कि कस्टमर से हम लोग हमेशा नज़दीक रहें और डायरेक्ट मैनेजमेंट लेवल पर मैक्सिमम कस्टमर से, एटलीस्ट जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं उनके साथ है जो जुड़े रहें। तो ये भी हमारा एक प्रगति का कारण था। चलिए, अब आते हैं जरा वरुण सर पे। वरुण सर, ये आईपीओ की बेसिक डिटेल तो हमने आपके सामने, मतलब सब दर्शकों के सामने रखी दी है। नंबर्स देख के सो फार तो ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट हाथों हाथ ये आईपीओ ले लिया गया है। 225 करोड़ तो आप रेस कर ही चुके हो और जिस तरह की डिमांड दिख रही है इनिशियली, उससे समझ में आ रहा है कि अच्छी डिमांड गोइंग फॉरवर्ड रहने वाली है। पहले तो ये आईपीओ का जो पूंजी आप जुटा रहे हो, ये पूंजी का हिस्सा कहाँ जाने वाला है? क्या डेट रीपेमेंट है, कुछ नया केपेक्स पे आप लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल दीजिए। दूसरा, जो ओएफएस का हिस्सा है उसमें कौन इन्वेस्टर निकलना चाह रहा है? क्या इसके बाद कोई और गोइंग फॉरवर्ड आने वाला है हिस्सा बिक्री के लिए? देखिए, इसमें तो हमने एंकर में काफ़ी अमाउंट रेज किया है जी। उसके अलावा हमने पिछले फ्राइडे एक 250 करोड़ का प्लेसमेंट किया है विद मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारी फ्रेश इशुएंस है 400 करोड़ की, उसमें से 210 करोड़ जाएगी लोन रीपेमेंट के तरफ और करीबन 100 करोड़ एक नई कैपेसिटी जो हम सेटअप करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। 220 टन पर डे की कैपेसिटी है वो। उसके तरफ अराउंड 100 करोड़ जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है।
और जहाँ तक ओएफएस का सवाल है, तो ये कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग छोड़ के और कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। तो हम प्रमोटर माने मैं और मेरे फादर इसमें कुछ हिस्सा अपना सेल कर रहे हैं, बट हमारा पोस्ट इशू होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास रहेगा। ओके, तो सर अभी तक जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ उन नंबर्स के हिसाब से पदम सर मेजरली स्टील, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग, ये तीन जो सेक्टर्स हैं वो डोमिनेटिंग हैं अभी तक के लिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आप लोग स्पेस एरिया में भी जा रहे हो, आर्म फोर्सेस के साथ भी ऑलरेडी कामकाज करते हो, तो एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। सो इनिशियली अभी की सिचुएशन कैसी है क्लाइंट्स को लेकर, और गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से नए सेक्टर्स को आप ऐड करोगे? हमारे मेजर कस्टमर सेगमेंट्स स्टील, फार्मा यानी कि बल्क ड्रग और इंजीनियरिंग है। हेल्थ केयर में भी हमने कोविड के समय काफ़ी काम शुरू किया है, ये रहेगा। और इसमें जो हमारा टर्नओवर आगे भी बढ़ेगा। और इसके अलावा जो सनराइज इंडस्ट्रीज है, जैसे सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इसके तरफ झुकाव है। आगे हम इस तरफ में भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ओके वरुण सर, इस डेट के रीपेमेंट के बाद कंपनी का ओवरऑल डेट अभी क्या रहेगा इस डेट के रीपेमेंट के बाद? और जो नया केपेक्स आप करोगे वो केपेक्स किन एरियाज को केटर करेगा, और उसके बाद कंपनी की नई कैपेसिटीज क्या होंगी? देखिए, ये डेट रीपेमेंट के बाद तो कंपनी सरप्लस कैश में रहेगी, बिकॉज आज के दिन हमारा ग्रॉस लेवल पे करीबन 240 करोड़ का डेट पोजीशन है, और नेट लेवल पे ओनली 50 करोड़ का डेट पोजीशन है। तो हम जब 210 रीपे करेंगे तो कंपनी में नेट कैश रहेगा। और सेकंड पार्ट जो आपका क्वेश्चन का था, वो हम जो कैपेसिटी अभी सेटअप करने जा रहे हैं ये ईस्टर्न इंडिया में रहेगी। इससे हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को ही केटर करेंगे, बिकॉज ये जो कैपेसिटी आ रही है ये हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट के जस्ट बगल में आ रही है। वो हमारी एग्जिस्टिंग प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% पे चल रहा है, और हमारी कस्टमर्स के डिमांड भी ग्रो कर रहे हैं दिन पे दिन। तो ये नई प्लांट उन कस्टमर्स को केटर करेगी, मोस्टली आपके स्टील सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स, इसको केटर करेगी। हमारी कैपेसिटी जो कि 600 टन पर डे थी इन 2023, वो आज 1370 टन है। तो हमने मोर देन डबल कर दिया है कैपेसिटी। और यहाँ से एक साल और आगे अगर हम देखेंगे तो ये हम प्लान कर रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी 2150 टन पे जाएगी। तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है, हम नई कैपेसिटीज बिल्ड करे जा रहे हैं, और हमें हमारे कस्टमर से और मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो वरुण सर, एक चीज़ और, आप जो मेजर ज्योग्राफिकल ब्रेकअप में देख पा रहा हूँ उसमें मेजर बिजनेस ईस्ट साउथ, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन एरियाज में कंपनी का ज़्यादा प्रेजेंस है। सो नॉर्दर्न साइड एंड द अदर साइड यानी कि वेस्टर्न साइड, इस एरियाज के लिए कोई नए प्लान्स? हमारा अभी इमीडिएट स्ट्रैटेजी एक ऑल इंडिया कंपनी बनने का है। तो उसी डायरेक्शन में हम नॉर्थ दोनों में ही प्लांट्स बैठाने की प्लान कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट विद इन नेक्स्ट 1 to 2 years हम एक ऑल इंडिया कंपनी बन जाए। ओके पदम सर, जो कंपनी का मतलब, क्योंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हो, 40 साल से या 50 साल से आप इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, इस कारोबार को इन एंड आउट समझते हो। सो मैं आप अपनी समझ के लिए समझना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपनी के लिए मेजर बिजनेस का हिस्सा है। सो बाकी गैसेस का डिमांड किस तरह का रहता है, और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का डिमांड आता किस साइड से सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन का मैक्सिमम डिमांड स्टील और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में है। अगर अपने नंबर 1 कंज्यूमर की बात करें तो नाइट्रोजन एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में है, फार्मा और बल्क ड्रग्स में है, केमिकल प्लांट्स में है। नाइट्रोजन का यूज बढ़ता जा रहा है आजकल।
उसके अलावा एक और गैस सामने आ रही है, इसका कंजम्पशन भी है जो काफी बढ़ा है रिसेंटली। ये स्टेनलेस स्टील और फेरोलाइज के लिए आती है, वो आर्गन। तो ये हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन तीनों ही हम लोग इसको एयर सेपरेशन गैसेस बोलते हैं। तो ये तीनों गैस की ही डिमांड है और है जो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे औद्योगिकरण और आगे बढ़ रहा है। ओके। इसके अलावा अभी सामने में स्पेशलाइज यूजेस आ रहे हैं, तो उसमें और अलग अलग गैसेस हैं, अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैसेस और स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, तो पदम सर एक चीज़ और, क्योंकि नंबर्स में मैं ये चीज़ देख भी रहा था कि कई सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ, आपका इंडियन एयरफोर्स के साथ, ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ, गवर्नमेंट लैब्स के साथ, रेलवे वर्कशॉप के साथ और हॉस्पिटल्स जो कि ईस्ट और साउथ में है, उसमें भी आपका कामकाज है। ये कामकाज किस तरह का होता है और कितना % हिस्सा गवर्नमेंट का है और कितना हिस्सा प्राइवेट का है आपके ओवरऑल नंबर्स में? गवर्नमेंट का करीब करीब 25% है। Okay. और जहाँ तक गैसेस का सवाल है, इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सभी प्रकार की गैसेस लगती है, मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और एविएशन के लिए, एयरफोर्स के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट्स लगते हैं, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और टेस्टिंग के दौरान काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग पायलट्स के जान का सवाल है, वो लेके उड़ते हैं इसको, तो उसके लिए काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ये स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसका कॉम्बिनेशन। ओके ओके, तो वरुण सर, जो अभी सर से बात हो भी रही थी नॉन गवर्नमेंट कस्टमर्स की, तो कि जो रियलाइजेशन का नंबर होता है गवर्नमेंट कस्टमर्स में और नॉन गवर्नमेंट कस्टमर्स में, ये रियलाइजेशन कुछ डिफर होता है क्या, पहला पार्ट? और क्या मार्जिन सिचुएशन रहती है, क्या वो कंपनी बेस्ड मार्जिन रहते हैं या ब्लेंडेड मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट आता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कस्टमर्स में प्राइसिंग में कुछ डिफरेंस है, लेकिन जहाँ तक हम जितना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बिजनेस करेंगे उतना ही मार्जिन हमारी बढ़ती रहेगी। ओके। हेलो। और हाँ, पदम sorry। सर, लास्टली एक, क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, इस सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ कैसी देख रहे हो? क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं, बहुत निश प्लेयर हैं, सो इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि सेक्टर की ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड होनी कैसी है। आप इतने सालों से इसको देख रहे हो ग्रो करते हुए, कोविड के बाद एक बड़ा गेम चेंजर भी हुआ इस सेक्टर, सो आगे चल के क्या ग्रोथ इस सेक्टर की हम मान के चलें? नए नए एप्लीकेशंस काफ़ी आ रहे हैं और इससे उपभोक्ता इंडस्ट्री को जनरली उनका इंटरेस्ट भी है, तो ग्रोथ हमेशा जीडीपी से ज़्यादा ही होना चाहिए। मेरा अंदाज है कि 10 से 12% इस साइड में ग्रोथ होना चाहिए। मेडिकल गैसेस में भी या जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी, वैसे वैसे मेडिकल गैसेस की भी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। ओके। और वरुण सर, लास्ट सवाल आपसे कि एक चीज़ जो मतलब सर से भी बात हो भी रही थी, क्या कस्टमर कंसंट्रेशन को लेकर कोई रिस्क है कंपनी में? नहीं, देखिए, हमारे टॉप 10 कस्टमर्स अराउंड 46% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देते हैं। लार्जेस्ट कस्टमर जो है हमारा, वो लेस देन अराउंड 8% लार्जेस्ट कस्टमर का कंट्रीब्यूशन है। हमारी कस्टमर बेस जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि स्टील, फार्मा, हॉस्पिटल्स, डिफेंस, रेलवेज, ऑयल एंड गैस। तो यहाँ बल्कि मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्ले है इन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारी कस्टमर्स सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में मौजूद है। इनफैक्ट ये बात तो है कि अक्रॉस द बोर्ड कंपनी के नंबर सो फार देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पदम सर आपका भी और वरुण सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नंबर सो फार बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों की बेहतरीन लिस्टिंग हो और आगे चल के आपसे दोबारा मुलाकात हो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए अपने तमाम डिटेल्स को लेकर भी। तो एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। नंबर्स सो फार बेटर हैं और एक
सब्सक्रिप्शन की जो प्लेट है वो वापस आप स्क्रीन पर लाते हुए दिखाई पड़ी है। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिकमेंडेशन है वो आपको सब्सक्राइब साइड पे ही दिखाई पड़ेगी। एक्सिस की एक नॉन रेटेड है, लेकिन केनरा बैंक सिक्योरिटीज़, कैपिटल मार्केट, SBI सबकी तरफ से अप्लाई और मे अप्लाई की रेटिंग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। प्रदीप सर, आपने सुना अभी मैनेजमेंट को, कोलकाता की मैनेजमेंट है और 5 डिकेड से इस कामकाज को कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल भी है। आप क्या राय दोगे इस पर, अगर आप ट्रैक कर पाए या सुन पाए तो पूरी बातचीत? हाँ सर, मैंने सुना पूरा बात और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे आर ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता एंड वरुण जी और पदम जी दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके अपकमिंग जो है कंपनी लिस्टिंग के लिए। नो डाउट मैं फंडामेंटल भी थोड़ा देख रहा था। फंडामेंटल देखिए, पैड बहुत ही स्ट्रांग है और जिस तरीके से लास्ट 2 से 3 साल का बैलेंस शीट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिलहाल मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, कंपनी को लेके ज्यादा व्यू कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ज्यादा स्टडी मैंने नहीं किया, तो मुझे एक बार स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ कमेंट कर पाऊंगा। चलिए, तो मैनेजमेंट को भी आपने सुना, ब्रोकरेज हाउस के नोट भी सुने और प्रदीप सर का व्यू भी आपने सुन ही लिया। तो फिलहाल वाह क्या IPO को तो यहीं समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। वाह क्या IPO है।